हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास हमारी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में थोड़े से क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूं। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, जिसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन की हमने बात करी थी। जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है वो आपका कहां पे देखने को आपको मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर आपका गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो एल्वियोलाई और ब्लड में होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। ठीक है, ये एल्वियोलर वेंटिलेशन है आपका। और यहां पे इसके बाद आपके पास गैसियस ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स से टिश्यूज तक और टिश्यूज से लंग्स तक। लंग्स से जब टिश्यूज तक जाएगा तो गैसियस एक्सचेंज होगा टिश्यूज और ब्लड के बीच में, और उसके बाद वहां पे होगा सेल्यूलर या टिश्यू रेस्पिरेशन। अब जो आपको यहां पे बात याद रखनी है वो ये है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में मतलब एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, वो होता है थ्रू अ प्रोसेस नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अ प्रोसेस नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन को हम लोग कहते हैं कि इस प्रोसेस से आपका जो है गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। और वहीं पे हम अगर यहां पे बात करें टिश्यूज और ब्लड की, तो यहां पे भी सेम प्रोसेस से आपके पास गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है। So I can conclude that the principle of gaseous exchange in the body is simple diffusion. Principle of gaseous exchange in the body is simple diffusion. चाहे वो ब्लड और लंग्स के बीच में हो, चाहे वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां पे लेके बता देता हूं कि वो किस तरीके से होता है। एक स्लाइड हम लोग यहां पे ऐड कर देते हैं। मैंने हालांकि आपको पढ़ाया है, मैं एक बार फिर आपको रिवीजन के लिए बता देता हूं कि हम लोग यहां पे ह्यूमन हार्ट को एक सिंपल लाइन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग ऊपर के दो छोटे चेंबर्स को एट्रिया, नीचे के दो बड़े चेंबर्स को हम लोग वेंट्रिकल कहेंगे। यहां पे हम लोग बताएंगे टिश्यूज, यहां पे हम लोग बताएंगे लंग्स। ठीक है, टिश्यूज से क्या होगा? टिश्यूज से दो बड़ी वेन्स उठेंगी और वो कहां पे आएंगी? वो आएंगी राइट एट्रियम पे। वहां से वो ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल पे, वहां से वो ब्लड जाएगा लंग्स पे। ये जो टिश्यूज से ब्लड वेसल आ रहे हैं, दीज आर सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। और जो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा अब यहां पे हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे आज की क्लास में, और उस नए टर्म को हम लोग कहते हैं, मैं आपके लिए यहां पे लिखता हूं, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन यहां पे बता रहा हूं पार्शियल प्रेशर की। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग इसकी वैल्यूज भी डिटेल में कवर करेंगे। बट पार्शियल प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। ठीक है, प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल एयर जो है, एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है। हमने हमारी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, एयर की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो उस मिक्सचर में ऑक्सीजन का अपना जो इंडिविजुअल प्रेशर रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर रहेगा उसको हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिनोट करने के लिए हम लोग लिखते हैं PO2 और PCO2। ठीक है, PO2 और PCO2। मैं एक बार फिर ये डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, इट इज द प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। ठीक है, प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। तो यहां पे जब हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहां पे बात करेंगे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की, तो टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहेगा 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहेगा 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, 40 और 45। तो यही चीज यहां पे रहेगी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली साइड पे ऑक्सीजन रहेगा 40 और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा 45। लेकिन जब हम लोग लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज 104 mmHg, जो लंग्स की एल्वियोलाई में होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये देख सकते हैं
कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो ब्लड लंग्स तक जा रहा है ये बहुत कम ऑक्सीजन लेके जा रहा है और लंग्स के पास में ऑक्सीजन काफी ज्यादा है। तो लंग्स क्या करते हैं, लंग्स इसको ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, लंग्स इस ब्लड को ऑक्सीजन दे देंगे तो जब ये ब्लड लंग्स से बाहर निकल के आएगा और कहां आएगा, ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में, वहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहां से कहां जाएगा, टिश्यूज में। इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी वेन और इसको हम लोग बोलेंगे अयोटा या डोर्सल अयोटा। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजनेट होके ये ब्लड आया, लंग्स ने क्या किया, इसको ऑक्सीजन दे दिया और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो अब जब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजन का यहां पे पार्शियल प्रेशर हो जाएगा कम 95 mmHg, 95, और CO2 कितना रहेगा, CO2 रहेगा 40। अब जब ये ब्लड यहां पे आएगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पे भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, यहां पे काफी ज्यादा है। तो ये ब्लड क्या करेगा, टिश्यूज को ऑक्सीजन दे देगा और टिश्यूज से CO2 पिक करके कहां ले जाएगा, लंग्स में ले जाएगा। और इसी तरीके से ये जो साइकिल है गैसियस एक्सचेंज की कंटिन्यू होती रहेगी। यहां पे जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो प्रिंसिपल रहेगा गैसियस एक्सचेंज का, चाहे वो टिश्यूज पे हो चाहे वो लंग्स पे हो, दैट प्रिंसिपल विल बी सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज सिंपल डिफ्यूजन। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो फैक्टर्स हम लोग आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है कि चाहे ब्लड और लंग्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो, चाहे ब्लड और टिश्यूज के बीच में गैसियस एक्सचेंज हो, ये जो एक्सचेंज होता है दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि यहां पे गैसेस के प्रेशर में बहुत फर्क है। देखो, फ्रॉम अ रीजन ऑफ, यहां पे क्या हो रहा है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। इसी तरीके से जा रहा है, ऑक्सीजन इस ब्लड में कम है, ऑक्सीजन यहां पे ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन यहां आ गया तो जो ब्लड लंग से बाहर निकला वो ऑक्सीजनेट हो गया। फिर ये वाला जो है यहां पे भी ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पे कम है, तो ये ब्लड जब टिश्यूज से होकर निकलेगा तो ये ऑक्सीजन टिश्यूज को दे देगा और टिश्यूज से CO2 पिक करता हुआ ले जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है, आपका गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार यहां पे तो 104 mmHg था, यहां 95 कैसे हो गया। ठीक है, यहां 95 कैसे हो गया, ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है या ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो बेटा अभी थोड़ी देर सस्पेंस में रहो, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग कवर करेंगे। तो मैं जो आपको यहां पे गैसियस एक्सचेंज बता रहा था, देखो सिंपल डिफ्यूजन जो मैंने यहां पे लिखा है उसी चीज को मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको एक पूरा टैबुलर फॉर्म में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में डिफरेंस लिख के बताया था। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने पूरा डिस्कस किया था। इंस्पिरेशन के स्टेप्स, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये कल के वीडियो में हमने सारा एक्सप्लेन किया है, सारा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। क्योंकि यहाँ पे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसीलिए इंस्पिरेशन को एक एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। ये सारे स्टेप्स हम लोगों ने कल पढ़े थे। ठीक है, सारे स्टेप्स आपके सामने हैं, डायग्रामेटिकली आपको एरो से दिखाया हुआ है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कहां की तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर हम लोगों ने यहां पे एक्सहेलेशन भी डिस्कस किया था और एक्सहेलेशन को हमने क्या बोला था, एक्सहेलेशन को हमने पैसिव प्रोसेस कहा था। ठीक है, क्यों कहा था, क्योंकि अब यहां पे जो थोरैसिक केज है, जो दूसरे मसल्स हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ रहे हैं और नॉर्मल पोजीशन पे वापस आने में एनर्जी नहीं लगती है। लेकिन अब एक चीज हमने और डिस्कस की थी, मैं वो फिर से आपको बताना चाहूंगा। यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले इनहेलेशन, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इनहेलेशन। इनहेलेशन दो तरीके का, ठीक है, एक इनहेलेशन होता है नॉर्मल और एक इनहेलेशन होता है फोर्सफुल। कल डिस्कस किया था हमने। ठीक है, नॉर्मल और फोर्सफुल इनहेलेशन दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों एक्टिव प्रोसेस हैं। ठीक है, चाहे इनहेलेशन नॉर्मल हो चाहे इनहेलेशन फोर्सफुल हो। दूसरा, जब आप एक्सहेलेशन की बात करोगे तो यहां पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहां पे क्या सिनेरियो चेंज होता है कि अगर आप नॉर्मल एक्सहेलेशन की बात कर रहे हो, अगर एक्सहेलेशन नॉर्मल है तब तो वो पैसिव प्रोसेस है।
ठीक है, तब तो वो पैसिव प्रोसेस है, उसमें किसी तरीके की कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है। लेकिन अगर इनहेलेशन आपका कैसा एक्सेलेशन आपका कैसा हुआ, फोर्सफुल हुआ, तो फोर्सफुल एक्सेलेशन जो है दैट बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहां पे अब आपके इंटरनल इंटरकॉस्टल और एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल और एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां पे कौन हेल्प करेगा, यहां पे आपके पास हेल्प करेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। यहां पे फोर्सफुल में आपके पास, नॉर्मल में तो बेटा कोई हेल्प नहीं करेगा, नॉर्मल में सारे मसल्स अपनी जगह पे वापस आ रहे होंगे, बट फोर्सफुल में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स जो है वो भी आपकी इस प्रोसेस को ज्वाइन करेंगे। हेंस फोर्सफुल एक्सेलेशन विल बिकम एन एक्टिव प्रोसेस। यही चीज यहां पे लास्ट लाइन आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक क्विक रिविजन हुआ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो इसको पढ़ने के लिए देखो बेटा, आपको आगे जाके ये स्लाइड्स तो दिखेंगी, ये जो स्लाइड्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये आपको स्लाइड्स दिखेगी, ये वेरिंग डिग्रीज ऑफ आपको वॉल्यूम यहां पे दिखेगा। बट यहां पे क्या है, मैं आपको एक अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि किस तरीके से आप बहुत अच्छे से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को याद कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जो हमेशा करते आए हैं, ठीक है, हम लोग जो हमेशा करते आए हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कॉलम बनाएंगे 2 टेबल का। ठीक है, हम लोग 2 टेबल का एक कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम की जो हेडिंग रहेगी, पहले कॉलम की हेडिंग क्या रहेगी, पहले कॉलम की हेडिंग हम लोग लेंगे लंग वॉल्यूम्स। ठीक है, पहले कॉलम की हेडिंग हम लोग लेंगे लंग वॉल्यूम्स, दूसरे कॉलम की हेडिंग हम लोग लेंगे लंग कैपेसिटीज। नाउ बिफोर वी डाइव फर्दर इनटू दिस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, इसको हम लोग स्पायरोमीटर कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। और अब हम लोग यहां पे इस पॉइंट की बात करते हैं कि हम लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला वॉल्यूम जो होता है, सबसे पहला वॉल्यूम कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहला वॉल्यूम कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। बेटा टाइडल वॉल्यूम को बहुत ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और यह रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको कम से कम 8 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको यह प्रॉपर क्लियर याद हो पाएगा। ठीक है, समझाने को तो मैं अभी आपको समझा दूंगा। इसको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको अपनी बॉडी के ऊपर इसको समझना है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का पहले तो मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बता देता हूं। टेक्निकल डेफिनेशन ये रहा, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। यह आपके सामने टाइडल वॉल्यूम की क्या आई, टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन आई। अब इसमें एक चीज आप क्या समझ सकते हो, बेटा देखो अभी आप वीडियो देख रहे हो, आराम से बैठ के वीडियो देख रहे हो, किसी तरीके की कोई आपकी रनिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, सीढ़ी चढ़ उतर नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो, कुछ नहीं ऐसा हो रहा, तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है, आपका ब्रीदिंग रेट टोटली नॉर्मल है। ठीक है, आपका ब्रीदिंग रेट जो क्या है वो नॉर्मल है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे पर ब्रेथ, समझना, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे पर ब्रेथ आप कितनी एयर इनहेल कर रहे हो उसको भी टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे आप पर ब्रेथ कितनी एयर एक्सहेल कर रहे हो उसको भी टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे पर ब्रेथ आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हो, दैट इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम, और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे आप पर ब्रेथ कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल करते हो, दैट इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, एक टाइम पे एक डेफिनेशन कंसीडर करोगे, या तो इनहेलेशन के टाइम वाली डेफिनेशन कंसीडर करोगे या फिर एक्सहेलेशन के टाइम वाली डेफिनेशन कंसीडर करोगे। दोनों चीजों को एक साथ आप नहीं लोगे।
ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 350 to 500 ml, ठीक है, 350 to 500 ml यहां पे आपकी टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे पर ब्रेथ आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम, डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2, आप नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पे पर ब्रेथ कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई है ना, यही बात ये यहां पे कर रहा है, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, या तो इंस्पायर्ड की बात करोगे या एक्सपायर्ड की बात करोगे, दोनों की एक साथ बात आप नहीं करोगे, ठीक है। चलो दूसरे वॉल्यूम पे आते हैं। जो दूसरा वॉल्यूम होता है, दूसरे वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये हम लोग यहां पे इसको बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पकड़ना है, रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब ये होता है कि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बट इन केस अगर आगे चल के मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूं। जैसे फुटबॉल मैचेस होते हैं, फुटबॉल मैचेस में बेंच पे रिजर्व प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट में मैचेस में बेंच पे रिजर्व प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। अभी तो जरूरत नहीं है, बट आगे अगर मेन प्लेयर कोई इंजर हो जाता है तो उसकी जगह आप इसको खिला सकते हो। टीम स्पोर्ट्स जितने भी आपको पता है, सब में रिजर्व प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है। दे आर नॉट नीडेड एज पर एट द टाइम ऑफ द मैच, बट अगर जरूरत पड़ती है, मैच में कोई प्लेयर इंजर हो जाता है, तो आप एक रिजर्व प्लेयर को मैच में उतार सकते हो, ठीक है। एक और छोटे से मैं आपको इससे समझाना चाहूंगा। तो अगर आप यहां पे इस बॉटल को देखेंगे, अगर आप यहां पे इस बॉटल को देखेंगे तो अभी इसमें ये सैनिटाइजर जो है ये काफी हद तक भरा हुआ है, ठीक है। तो इतना सैनिटाइजर मैं अभी यूज कर रहा हूं, है ना। से फॉर एग्जांपल अभी मैं 150 ml सैनिटाइजर यूज कर रहा हूं, बट इस बॉटल की जो कैपेसिटी है वो है 500 ml की, ठीक है। तो 500 ml में से मैं 150 ml एज ऑफ नाउ यूज कर रहा हूं, बट अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इसको जो बचा हुआ 350 ml है उसको भी फिल कर सकता हूं। समझ में आ रही है बात? उसको भी मैं फिल कर सकता हूं। तो ये मेरा जो 350 का बचा हुआ है, ये मेरा रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है। ये क्या है? मेरा रिजर्व वॉल्यूम। अब इस कंसेप्ट को आप लंग्स पे अप्लाई करो, इस कंसेप्ट को लंग्स पे अप्लाई करो। जब आप यहां पे बात करोगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो बेटा ऐसे समझना कि नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम वाली कैपेसिटी तो आप लंग्स की यूज कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मल इनहेलेशन में आप ये यूज कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं और हम लोग यहां पे किसकी बात करें? हम लोग यहां पे फोर्सफुल इनहेलेशन की बात करें। अगर हम लोग यहां पे फोर्सफुल इनहेलेशन की बात करेंगे, यानी कि अब टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा एयर आप इनहेल कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा एयर आप इनहेल कर रहे हो, सो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम। समझ में आई बात? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम, इतना तो मैं यूज कर रहा हूं, इतना मैं यूज और कर सकता हूं, तो इसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन इसकी भी बता देता हूं, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, जो बात मैं आपसे कर रहा था, फोर्सफुल इनहेलेशन से जो भी आप वॉल्यूम ऑफ एयर रेस्पायर कर सकते हो, दैट इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये रहा यहां पे IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहां पे लिख देते हैं, इसकी वैल्यू हमने लिखी, दिस कम्स आउट टू बी इन द रेंज ऑफ 2500 to 3000 ml, यानी कि इतना तो मैं यूज कर रहा हूं, इतनी कैपेसिटी अभी मेरे पास और अवेलेबल है अगर मैं ताकत लगा के सांस लेना चाहता हूं तो, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, नाउ गोइंग बाय द सेम लॉजिक आई विल ऑल्सो हैव एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। सेम लॉजिक, इतना तो मैं एक्सहेल कर रहा हूं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन से इतना और एक्सहेल कर सकता हूं, सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन आप देख लो, ये रहा यहां पे, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ठीक है बेटा।
चलो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1000 to 1100 ml, ठीक है, 1000 to 1100 ml। इतना आप एक्सेल कर रहे हो, फोर्सफुल एक्सेलेशन से इतना और एक्सेल कर सकते हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू लास्ट ऑफ द वॉल्यूम्स, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इसको आरवी कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये जो बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना, इसको समझना, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, चाहे आप जितना मर्जी ताकत लगा के एक्सहेल कर लो, ये वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी लंग्स से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स इवन आफ्टर एनी नंबर ऑफ फोर्सफुल एक्सहेलेशंस, ठीक है। इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इनसाइड द लंग्स इवन आफ्टर एनी नंबर ऑफ फोर्सफुल एक्सहेलेशंस, ठीक है ना। तो इसकी भी आप डेफिनेशन देख लो जो यहां पे दी हुई है, ये दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप कभी भी रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर को लंग्स से बाहर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। एंड इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है राउंड अबाउट 1100 to 1200 ml, ठीक है, 1100 to 1200 ml। अब आपको यहां पे बात क्या याद रखनी है, आपको यहां पे याद रखना है कि हमने जो एक स्लाइड में देखा था कि स्पायरोमीटर जो होता है, स्पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। उसके बारे में आप याद रखना कि स्पायरोमीटर जो होता है ना, स्पायरोमीटर कैसा होता है, स्पायरोमीटर का एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, एक लंबी ट्यूब होती है और एक माउथपीस होता है। उसी माउथपीस में आपको इनहेल करना है, उसी माउथपीस में आपको एक्सहेल करना है। तो जितने भी एक्टिव वॉल्यूम्स हैं स्पायरोमीटर उनको पकड़ लेगा, लेकिन जो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है ये लंग्स की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है, लंग्स की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। और क्योंकि ये लंग्स की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो जो स्पायरोमीटर होता है, स्पायरोमीटर इसको पकड़ नहीं पाता, तो इसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। जो दूसरे वॉल्यूम्स होते हैं, दूसरे वॉल्यूम्स को जोड़ के घटा के इसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। दिस वॉल्यूम डज नॉट टेक पार्ट इन एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। ये एयरवे को मेंटेन करने में काम आता है, हमारे लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, ठीक है। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि एक हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट नाम की चीज होती है, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो दो पार्टीज के बीच में प्रॉपर्टी को लेके पंगा चल रहा है, भाई इंडिया है ना, इंडिया में प्रॉपर्टी को लेके पंगे चलते रहते हैं। तो उनमें से क्या होता है, दोनों भाई हैं, एक भाई को बेटा हो गया, दूसरे भाई को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो दूसरे भाई को क्या लगेगा कि यार इसका बेटा हो गया, सारी जमीन जायदाद इसको मिल जाएगी। तो वो डॉक्टर के साथ एक प्लान हैच करता है और न्यूबॉर्न को मरवा देते हैं, ठीक है, न्यूबॉर्न को मरवा देते हैं। नाउ पुलिस आती है जब बत्ती लगा के, तो पुलिस जब आती है तो क्या बोला जाएगा, डॉक्टर क्लेम करता है और जो छोटा भाई है वो क्लेम करता है कि यार बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था। अब पुलिस को यह असर्टेन करना है कि कौन सच बोल रहा है, ठीक है, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था या बच्चा जब पैदा हुआ था तब वो जिंदा था, ये पुलिस को असर्टेन करना है। तो वहां पे आपका रेजिडुअल वॉल्यूम बहुत काम का आता है, क्योंकि अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसने एक बार भी सांस ले ली है तो उसके लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम चला जाएगा, ठीक है, लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम चला जाएगा। जब आप लंग्स को पोस्टमार्टम के टाइम पे बाहर निकाल के पानी में रखेंगे और उनमें अगर एयर है, उनमें रेजिडुअल वॉल्यूम है, तो वो फ्लोट करेंगे। अगर वो सिंक कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा हुआ था, ठीक है, फ्लोट करते हैं मतलब जिंदा था। तो इसको हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हुई लंग वॉल्यूम्स की, है ना। हम लोग क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम को डायरेक्टली स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, बट हम लोग जो है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कैपेसिटीज पे। कैपेसिटीज पे जब हम लोग सब आएंगे तो सबसे पहले मुझे मिलती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी
तो बेटा कैपेसिटी मैंने अभी अभी आपको बॉटल का एग्जांपल लेके समझाई थी, ठीक है ना। कैपेसिटी मैंने अभी अभी आपको बॉटल का एग्जांपल लेके समझाई थी कि भाई इतना तो मैं यूज कर रहा हूं, इतना मैं यूज और कर सकता हूं, तो दिस टोटल वॉल्यूम बिकम्स द कैपेसिटी। तो इतना मैं इनहेल कर रहा हूं, इतना और इनहेल कर सकता हूं, तो इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा, जो मैं यूज कर रहा हूं और जो मैं यूज कर सकता हूं, इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास आएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट विल कम आउट टू बी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, समझ में आई बेटा बात। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम लॉजिक से मैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात कर सकता हूं, ठीक है। मतलब टाइडल वॉल्यूम तो मैं एक्सहेल कर ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी एक्सहेल कर सकता हूं। सो दिस बिकम्स योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। समझ में आई बात। तीसरी कैपेसिटी की बात करते हैं, और इसकी हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब बेटा एक बात आप यहां पे नोटिस कर लो, रेजिडुअल वर्ड वहां पे आ गया, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम उसमें इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट जो आपका एफआरसी का है, एक कंपोनेंट आपके पास है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब दूसरा कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दूसरा कंपोनेंट निकालने के लिए आप प्रैक्टिकली एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। फोर्सफुल इनहेल करो और एक्सेलेशन नॉर्मल करो, ठीक है। ध्यान से सुनना, इनहेलेशन शुड बी फोर्सफुल एंड एक्सेलेशन शुड बी नॉर्मल। ये अभी आप बैठे बैठे करके देखो, ठीक है। किया, एक बात यहां पे आप समझना, आपने एक्सेलेशन कैसा किया, आपने एक्सेलेशन नॉर्मल किया। नॉर्मल एक्सेलेशन में ईआरवी लंग्स के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये कब जाएगा, ये फोर्सफुल एक्सेलेशन में जाएगा। रिमेंबर जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सेलेशन, यही बोला था हमने इसको। तो आपने इनहेल तो फोर्सफुल किया, बट एक्सेल कैसा किया, एक्सेल आपने नॉर्मल किया। तो नॉर्मल एक्सेलेशन में ईआरवी लंग्स के अंदर ही रह जाएगा। तो अब लंग्स के अंदर दो वॉल्यूम है, ईआरवी और आरवी। आरवी हमने यहां पे लिख दिया, आरवी नॉन फंक्शनल वॉल्यूम है, लेकिन ईआरवी क्या है, ईआरवी फंक्शनल वॉल्यूम है। तो रेजिडुअल से आरवी आ गया, फंक्शनल से आपके पास क्या आ गया, ईआरवी। समझ में आया बेटा। अरे समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, नहीं आया, फिर से एक बार बता रहा हूं, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल से आरवी आ गया, ठीक है। आपने फोर्सफुली इनहेल किया, फोर्सफुली इनहेल करने के बाद नॉर्मल एक्सेलेशन किया। नॉर्मल एक्सेलेशन जब आपने किया तो ईआरवी आपके लंग्स के बाहर नहीं जाएगा, ईआरवी विल रिमेन इनसाइड योर लंग्स, एंड सिंस इट इज अ फंक्शनल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ईआरवी प्लस आरवी। समझ में आई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथी कैपेसिटी की बात करते हैं, एंड दैट इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, वाइटल कैपेसिटी। जो वाइटल कैपेसिटी होती है बेटा, वाइटल कैपेसिटी की सबसे सिंपल डेफिनेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सेलेशन, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो, फोर्सफुल एक्सेलेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल इनहेलेशन। समझ आई बात। इन एनी केस आपको एक्सेलेशन भी फोर्सफुल करना है और आपको इनहेलेशन भी क्या करना है, फोर्सफुल करना है। तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, ये जितने भी फंक्शनिंग वॉल्यूम्स हैं सबका सम हो जाएगा, तो टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, दैट बिकम्स योर वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट, एंड दैट इज टीएलसी। और ये आपका टेबल्स लैडर्स और चेयर्स नहीं है हो भैया डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन, हाँ ये टेबल लैडर चेयर नहीं है, दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। और टोटल लंग कैपेसिटी में आपको क्या करना है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आपका लंग वॉल्यूम्स और लंग कैपेसिटीज का एक पूरा का पूरा
एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, मैंने इसको बहुत ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है। हाँ, हम लोग एक एक करके सारी स्लाइड्स पे डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम लोग इस स्लाइड पे रिटर्न आएंगे और मैं आपको कुछ और जोड़ तोड़ यहां पे बताऊंगा। तो टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। बेटा ये वाले का ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। कारण पता है क्या है? कारण यह है कि यहां पे आपको ये सारे लंग वॉल्यूम्स बता रहा है। देखो ये जितना भी ब्लू में जा रहा है, ये जितना भी ब्लू में जा रहा है, ये सारा का सारा आपका टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम मतलब कि आप यहां पे जो है इनहेलेशन आपका नॉर्मल हो रहा है, एक्सहेलेशन भी आपका क्या हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ये जो चीज उठ रही है, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जो चीज उठ रही है, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ फोर्सफुल इनहेलेशन। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ फोर्सफुल इनहेलेशन। तो ये आपका टीवी हो गया, ये आपका आईआरवी हो गया, दोनों को ऐड किया आईसी आ गया। समझना इस चीज को, ब्लू वाले रीजन में ये आपका टाइडल वॉल्यूम है, इसके ऊपर जो आप लेके जा रहे हो दैट इज योर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोनों को ऐड करोगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ गया, देखो वो दोनों को कवर कर रहा है, कर रहा है। चलो अब टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया। ऊपर गए तो आपके पास क्या आया, आईआरवी, नीचे गए तो आपके पास क्या आया, ईआरवी आया। ईआरवी आया तो देखो बेटा यहां पे जो ईआरवी आया, ठीक है, टीवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी आपका क्या होता है, क्या होता है, ईसी होता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो आप जब टीवी प्लस ईआरवी को ऐड करोगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा बना देता हूं, हालांकि यहां पे जगह नहीं है, बट मैं थोड़ा सा साइड में इसको लेके बना देता हूं कि जब आप यहां पे टीवी प्लस ईआरवी की बात करोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देखो इस लाइन से इस लाइन तक है ना, ये रहा टीवी, ये रहा ईआरवी, तो इस लाइन से इस लाइन तक जो भी आएगा दैट विल बी योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एफआरसी आ रहा है, ठीक है, एफआरसी। एफआरसी में देखो बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम भी इंक्लूड कर दिया गया है और आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ रहा है। तो ये देखो यहां पे एफआरसी ने यहां से पूरा कवर कर लिया। तो ये आपके पास पूरे के पूरे डिविजन्स हैं। देखो वाइटल कैपेसिटी ने आईआरवी, टीवी, ईआरवी तीनों को कवर कर लिया, ठीक है, आईआरवी, ईआरवी, टीवी तीनों को कवर कर लिया। वही चीज हम यहां पे लिखी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, सॉरी, समझ में आ रही बात ये। और देखो टोटल लंग कैपेसिटी में सब कुछ आ गया। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां पे ये क्लीन स्लाइड है, इस पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां पे, ठीक है ना बेटा, समझ में आ रही बात। तो हम लोग टीवी, आईआरवी, ईआरवी सबकी बात हम लोग कर लिए यहां पे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और जोड़ तोड़ बताता हूं कि किस तरीके से और हम लोग लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को, लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा आप देखना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। बेटा वाइटल कैपेसिटी क्या हुआ, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, यही हुआ, हुआ या नहीं। चलो देखो अब यहां पे ये क्या हुआ, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। टीवी प्लस आईआरवी कितना होता है, आईसी, टीवी प्लस आईआरवी होता है आईसी, तो आईसी प्लस ईआरवी, इसको भी मैं लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा आईसी प्लस ईआरवी। ये भी आपका वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है, ये भी आपका वाइटल कैपेसिटी है। एंड गोइंग बाय द सेम लॉजिक, गोइंग बाय द सेम लॉजिक, वीसी कैन ऑल्सो बी ईसी प्लस
IRV। क्यों बोलोगे EC प्लस IRV? क्योंकि बेटा हमने यहां पे देखो क्या लिखा है, EC इज TV प्लस ERV। तो TV प्लस ERV इज योर EC प्लस IRV आपने ऐड कर दिया तो आपका वाइटल कैपेसिटी यहां पे आ गया। समझ आ रही बात? और वाइटल कैपेसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, यहां पे देखो TLC, तो VC विल बी इक्वल टू TLC माइनस RV, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू VC। बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ आ रही है? एग्जाम में हर तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में हर तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चलो और देखते हैं, और देखते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, और हम किसको लिखें, मैं ERV को यहां पे रिप्लेस करता हूं। चलो यहां पे मैं ERV को रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं। जब मैं ERV को रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा, देखो मेरे पास यहां पे क्या आ रहा है, VC इज इक्वल टू IC प्लस ERV आ रहा है, VC इज इक्वल टू IC प्लस ERV। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ये देखो VC इज इक्वल टू IC प्लस ERV लिख सकता हूं। तो मेरे पास ERV क्या हो जाएगा, ERV हो जाएगा VC माइनस IC, होगा या नहीं? ERV होगा VC माइनस IC। इस ERV की वैल्यू को मैं यहां पे अगर रख दूंगा तो मेरे पास FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाएगा VC माइनस IC प्लस RV। आएगा या नहीं आएगा? मैं इस RV की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहां से, ये हो जाएगा TLC माइनस VC। तो इस RV को भी मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, TLC माइनस VC लिख सकता हूं इस RV को। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको ये इस तरीके से अलग अलग टाइप से इक्वेशंस बना के रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज की दी जा सकती है और आपसे एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात इतनी? कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके की कोई दिक्कत? पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आगे आने वाली स्लाइड्स हम लोग देखते हैं। और आगे आने वाली स्लाइड्स बेटा, अभी तो आपके लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज की ही स्लाइड्स चल रही है। ठीक है, सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलो एक हम लोग लास्ट चीज मैं एक बार पूछ लेता हूं, क्लास का टाइम कितना हो गया भाई? 37 मिनट्स। चलो ये लास्ट चीज जो है इसको मैं डिस्कस करके आपकी आज की क्लास जो है वो खत्म करता हूं। फिर हम लोग जो गैशियस एक्सचेंज है वो कल की क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेड स्पेस की। डेड स्पेस का मतलब क्या होता है? डेड स्पेस वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, ठीक है, जो कभी भी गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, कभी भी गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसी को आप क्या कहते हो? डेड स्पेस। उसकी वैल्यू लगभग 150 ml होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू 150 ml होती है। तो डेड स्पेस वो होता है जो कभी भी गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता। और फिर कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपको इस वाली स्लाइड पे दिए हुए हैं, जिसपे एक रेस्पिरेटरी साइकिल कंप्लीट आपको बताई है कि एक इंस्पिरेशन प्लस एक एक्सपिरेशन और नॉर्मल ब्रीदिंग रेट आपको बताया हुआ है। स्पायरोमीटर की आपके पास यहां से बात की हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेजरिंग सिलेंडर है, साथ में एक माउथ पीस है, उसी में आपको जो है वो इनहेल और एक्सहेल करना है। ठीक है, तो ये हमारे लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज खत्म हुए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग गैशियस एक्सचेंज पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से गैशियस एक्सचेंज होता है और गैशियस ट्रांसपोर्ट होता है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडीइंग।